ओके, सो फिर आज का हमारा टारगेट ये है कि टारगेट वन, यूजिंग द फर्स्ट पैराग्राफ टू मेक प्रेडिक्शंस। पहला पैराग्राफ यूज करके हम प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं, यानी आइल्स का जब हम पैराग्राफ पूरा हमारे पास आता है, पैसेज पूरा हमारे पास आता है, तो हम पहला पैराग्राफ ही अगर सिर्फ पढ़ लेंगे तो हमें उस पूरे पैसेज के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसको हम देखने जा रहे हैं आज। द फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ ऑफ अ पैसेज, पैसेज का कैन हेल्प यू मेक प्रेडिक्शंस, आपकी मदद कर सकता है कि आप प्रिडिक्शंस कर सकें अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पैसेज, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। मतलब कि वो पैसेज किस हवाले से है, किस बैकग्राउंड के साथ वो पैसेज आपके साथ है। पहला पैराग्राफ पढ़ के ही आपको पूरे पैसेज का एक अंदाजा हो जाता है, ये पहला पैराग्राफ पढ़ के। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफन कंटेन्स, जो पहला पैराग्राफ होता है उस अक्सर वो रखता है, वो क्या रखता है अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Let me have a pointer from here. I guess this one is good one, or the yellow one, red one. The first paragraph often contains the topic sentence. जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर एक तो होता है टॉपिक सेंटेंस। क्या होता है जी? टॉपिक सेंटेंस। द सेकंड क्या होता है उसके अंदर? डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक। टॉपिक की डेफिनेशन होती है। तीसरी बात होती है द ऑथर्स ओपिनियन, पहले पैराग्राफ में ही आपको ऑथर का ओपिनियन मिल जाता है। और नेक्स्ट है जी क्लूज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, पैसेज की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि तरतीब, किस तरतीब से नीचे पूरे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन आ रही है, पूरे पैसेज में इंफॉर्मेशन आ रही है, ये पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको इतना कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहां से दोहराएंगे एक दफा आप लोग मिलके मेरे साथ प्लीज, कि क्या क्या कुछ मिलता है। पहले पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं, अगर एक स्टूडेंट पहले पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ लेता है तो वो तकरीबन 90% पैसेज वो कर ही लेता है पहले पैराग्राफ में, क्योंकि उसको सारी डिटेल समझ आ जाती है कि कहाँ मैंने इंफॉर्मेशन के लिए देखना है। तो द टॉपिक सेंटेंस, द समरी ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सेकंड चीज जो उसे नजर आती है वहां पर, वो है अ डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की डेफिनेशन, मतलब एक पैराग्राफ के अंदर ही टॉपिक की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट होगा द ऑथर्स ओपिनियन, जो ऑथर है जिसने वो लिखा है उसका जो ओपिनियन है वो भी पहले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। और क्लूज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, पैसेज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्लूज भी इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। आई थिंक ये सारे खत्म कर लूं मैं। तो पैसेज को पढ़ना चाहेंगे हम, और पैसेज है if you understand the first paragraph, you will understand the topic, the author's opinion, वो सारी बात। Read the first paragraph of the passage on the illness, obsessive compulsive disorder। एक ना इलनेस होती है, उस इलनेस का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी एक बीमारी का नाम है, उसके ऊपर हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो पैसेज आपको सारा नजर आ रहा है पैसेज, ये पैसेज असल में एक पैराग्राफ जो नजर आ रहा है, सॉरी, ये जो सारा पैराग्राफ नजर आ रहा है एक बहुत बड़े पैसेज का पहला पैराग्राफ है। समझ आ रही है सबको? बहुत यस बड़े सर। पैसेज का पहला पैराग्राफ है। Obsessive compulsive disorder, OCD, is clinically diagnosed as an anxiety disorder. This disorder affects up to 4% of adults and children. People who suffer from this debilitating disorder have distressing and obsessive thoughts, which usually cause them to perform repetitive behaviors such as counting silently or washing their hands. Thou OCD sufferers understand that their obsessions are unrealistic. They find it stressful to put these intrusive thoughts out of their mind. Those who suffer from this obsessive compulsive disorder develop strict behavioral patterns that becomes extremely time consuming and begin to interfere with their daily routine. Many people with OCD delay seeking treatment because they are ashamed of their own thoughts and behavior. अब ये पैराग्राफ आपने पढ़ा है, आयट्स में एक फॉर्मूला ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको पैराग्राफ समझ नहीं आया, क्या बोला मैंने नजम, बोलिए जरा, अगर आपको बोले, पैराग्राफ समझ नहीं आया। अगर आपको पैराग्राफ समझ नहीं आया तो भी आप उसमें उसको हल कर सकते हैं।
ये एक कमाल है आइल्स का कि अगर आपको पैराग्राफ समझ नहीं आया तो भी आप उसके बहुत से क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। उसकी क्या वजह है? उसमें यह है कि कुछ ऐसे फार्मूलाए हैं जिसको यूज करके हम उसे हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब यहां से यहां तक अगर आपने पढ़ा है और किसी स्टूडेंट को वो बिल्कुल कोई लाइन समझ नहीं आई, वो कहता है कि सर ये डिबिलिटेटिंग क्या होता है, ये जो वर्ड बना हुआ है डिबिलिटेटिंग, तो ये क्या वर्ड है, तो मुझे नहीं समझ आई। तो अगर आपको डिबिलिटेटिंग समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको समझना हो सकता है कि वो आपके लिए जरूरी ही ना हो उसको समझना। ठीक है, ये जो वर्ड आप जिस वर्ड को लेके परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि वो इतना अहम ही ना हो आंसर्स के लिहाज से। इसलिए अगर आपकी वोकेबलरी कम है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करें, मगर आपने अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी कि मुसीबत में पड़ गए हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके सामने कोई भी किसी भी किस्म का पैसेज आ जाएगा, मगर वो जिस किस्म का भी पैसेज आ जाए, आपने जिस तरह एक बैट्समैन जाता है और एक अच्छा बॉलर उसके सामने आता है, उससे एक बहुत ही अच्छा बॉलर आ जाता है, तो वो छोड़ के साइड पे नहीं खड़े हो जाता कि मैंने नहीं इसको खेलना। सेम इज द केस हियर, आपने छोड़ नहीं देना है कि ये आपसे आपको समझ नहीं आ रहा, आप ही से कर लेंगे। हम इसमें ढूंढेंगे क्या, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हमने ढूंढना है इसमें टॉपिक सेंटेंस। बोलिए जरा सब दोनों स्टूडेंट्स बोलिए क्या ढूंढना है, बोल के सुनाइए टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक जी। सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव एक 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 याद रखिएगा बात, आपने एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा के तौर पर, कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो होता क्या है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ये हमने ध्यान में रखना है। जो पहला पहला जो जो फिक्रा होता है ना, मोस्टली जो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, आपको नजर, ये नजर आ रहा है आपको, ये इसका जी जी। यस सर। पहली लाइन है। वो जो पहली लाइन है ये वाला टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, दूसरी लाइन टॉपिक सेंटेंस हो सकती है, या फिर आखिरी लाइन में कहीं टॉपिक सेंटेंस जो है वो छुपा बैठा हो सकता है। ठीक है, तीन जगह मैंने आपको बताई है, कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, बोलो प्लीज। पहली फर्स्ट फर्स्ट लाइन लाइन में हो लाइन, में, सकता हाँ, सेकंड सेकंड लाइन में लाइन या लास्ट में? या सेकेंड लास्ट लाइन लाइन। या फिर लास्ट लाइन में आपको वो मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है, टॉपिक सेंटेंस। आपने जब भी पढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप टॉपिक सेंटेंस ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें बच्चों, टॉपिक सेंटेंस। तो यहाँ टॉपिक पर सेंटेंस। हाँ जी, इस तनाजुर में हम देखते हैं तो हमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा मिल रहा है। ये जो पहली लाइन है ये टॉपिक सेंटेंस है, यानी पहली लाइन पढ़ के हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि नीचे जो पैराग्राफ में जो कुछ भी बताया गया है वो इस बारे में बताया गया है। यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी इज क्लिनिकली डायग्नोज्ड एज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये पैराग्राफ जो है इसकी पहली लाइन बता रही है कि इस पैराग्राफ का टॉपिक ये है। ठीक है, तो ये इसका टॉपिक सेंटेंस बन गया। क्लियर है, दोनों को समझ आ गई है? अब यस आगे सर। चलते हैं जी। असल में जो क्या करना पड़ता है, ओके मैं इसको जरा मिटा लूं, ये जो पहले मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। क्या कहलाता है सेकंड वाला बच्चों, डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ यानी टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ द ये जो, टॉपिक। हाँ जी, इस डेफिनेशन अगर हमने समझ लिया ना इसकी डेफिनेशन क्या है, तो टॉपिक की पूरी कोर हमें समझ आ जाएगी, इस पैराग्राफ की कोर समझ आ जाएगी कि ये पैराग्राफ में हो क्या रहा है, क्या क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि टॉपिक क्या बनता है। पीपल हु सफर फ्रॉम दिस डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर have distressing and obsessive thoughts which usually cause them to perform repetitive behaviors such as counting silently or washing their hands। अब यहां से यहां तक देख लीजिए, ये इसका की जो है वो बन रही है डेफिनेशन। ठीक है, नजर आ रहा है आपको प्लीज? यस सर। यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक बिहेवियर कहाँ चला गया, बिहेवियर तक आ जाएगी। ठीक है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स यहां तक आ गई, ये सच एज तो फिर उसकी मिसाल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज नजम यहाँ से पीपल से लेके बिहेवियर तक पढ़ लीजिए, बुलंद पढ़ना है आपने, मुझे आपकी आवाज सुननी है। People who suffer from this debilitating disorder have distressing and obsessive thoughts, which usually cause them to perform repetitive behaviors. ठीक है,
अब इसके बाद ऑथर्स ओपिनियन। हम आगे अगर ढूंढते हैं, इसको नीचे पढ़ते भी हैं, तो हमें ऑथर का कोई ओपिनियन नहीं नजर आ रहा। For example, those who suffer from this obsessive compulsive disorder develop the strict behavioral patterns to become extremely time consuming and begin to interfere with daily routine. Many people with OCD delay seeking treatment because they are ashamed of their own thoughts and behavior. अब यहाँ पर कहीं पे भी ऑथर ने ये नहीं कहा कि अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग ये होता है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये होता है, तो यहाँ पर कहीं भी बात नहीं हुई। तो इसका मतलब है ऑथर का ओपिनियन इज नॉट गिवन, कि ऑथर का ओपिनियन तो दिया ही नहीं हुआ। समझ गए आप लोग? हेलो। Yes, sir. अब चलते Yes. हैं जी आगे। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज। क्या पॉइंट होता है बोले तो? ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज। ऑर्गेनाइजेशनल Organizational क्लूज का clues. ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज का गुड़िया मतलब ये है कि किस तरतीब से नीचे इंफॉर्मेशन आएगी। स्टूडेंट्स को ये पता करना होता है कि नीचे किस तरतीब से इंफॉर्मेशन आने वाली है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोना गो हेड फॉर दिस। तो नीचे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑब्सेसिव बिहेवियर के बारे में आ रही है। नीचे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्ट्रेस ऑफ सफरर्स के बारे में आ रही है और ट्रीटमेंट के बारे में आ रही है। ये तीन बड़ी बड़ी चीजें नीचे जो फुल पैसेज होगा आइल्स का, उसका पहला पैराग्राफ हमें बता रहा है कि पूरे पैसेज के अंदर वो ऑब्सेसिव बिहेवियर के ऊपर बात कर लेगा, स्ट्रेस जो सफरर्स फील करते हैं उसके ऊपर बात कर लेगा, या फिर जो ट्रीटमेंट उसका हो रहा है उसके ऊपर वो बात करेगा। यहां तक समझ आ गया आपको? अब ये देखिए ये कैसे पता Yes, sir. चला हमें, ये तीनों चीजें यहाँ पे देखिए वही बात आ रही है, चेक कीजिए प्लीज। जहाँ मेरा माउस जाएगा उसको देखिएगा। ये देखें, those who suffer from this obsessive compulsive disorder develop strict behavioral patterns की बात हो रही है, became time consuming and began to interfere with daily routine. Many OCD people delay seeking treatment because they are ashamed of their own thoughts and behavior. अब यहाँ पर एंड वाली बात सीकिंग ट्रीटमेंट की बात भी हुई है, यहाँ पर यही तो बताया गया है कि इसमें ऑब्सेसिव बिहेवियर की बात की है, जो स्ट्रेस सफरर्स ले रहे हैं उसकी बात हुई है, और जो ट्रीटमेंट होती है उसकी बात भी हो रही है। गॉट इट? हेलो। Yes, sir. अब पहला Yes. पैराग्राफ पढ़ के ही हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी आपने देखना है कि जिस तरह वो जो कोई फोरेंसिक रिपोर्ट के माहिर नहीं एक चीज को पढ़ते हैं और जो कत्ल की वो दास्तान ढूंढ लेते हैं कि ये यहाँ पे निशान इसका लगा हुआ है, तो इतने इंच से गोली चली है ये वो। तो सेम इज द केस हियर। आपको छानबीन करनी है कि है कौन सी चीज कहाँ पर। जो चीजें हमने ढूंढनी है वो टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है, डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, ऑथर का ओपिनियन ढूंढना है। ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर प्लीज ये लिख लीजिएगा तीनों चीजें। पहले अपनी नोटबुक के ऊपर ऊपर लिखें प्लीज ये वाला टॉपिक सेंटेंस, सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है अपने टॉपिक सेंटेंस, ये नीचे टॉपिक सेंटेंस नहीं लिख लेना, वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, वहां से मैं ढूंढना है। हेडिंग लिख ली आपने टॉपिक सेंटेंस? हेलो। Yes, sir. अच्छा, उसके नीचे लिखिए चार लाइनें छोड़ के अगली हेडिंग लिखिए डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। फिर कुछ तीन लाइनें छोड़ के या चार लाइनें छोड़ के लिखिए ऑथर्स ओपिनियन। ऑथर्स का ओपिनियन मिलने के बाद हम अगली बात जो सोचते हैं वो ये मिलती है कि उसने ये टॉपिक्स पे बात की है, ऑब्सेसिव बिहेवियर पे बात की है, स्ट्रेस ऑफ सफरर्स पे और ट्रीटमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज आगे लिखना है, चार लाइनें छोड़ के लिखना है ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज। ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज में आपको क्या चीज मिल गई है वो आप देखिए। द ऑथर में डिस्कस, ऑथर हो सकता है डिस्कस करे ऑब्सेसिव बिहेवियर, स्ट्रेस ऑफ सफरर्स और ट्रीटमेंट, इनकी बात करेगा। यहाँ तक समझ है? इसमें ये था,
मगर जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज लिखे के बाद आपने रुक जाना है क्योंकि आपको अगला काम मिल रहा है। ये आ गया है आपका पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम मिलके पढ़ के हल करेंगे और देखेंगे कि इसका ये आंसर कौन कौन सा इसका आंसर है और वो कैसे बनेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी गोना गो फॉर दैट डियर। जी फहद, आप जरा पढ़ेंगे प्लीज जो आपको नजर आ रहा है ऊपर क्या लिखा हुआ है। Gigi. जी रियाज। Read these introductory paragraphs to other passage. Made prediction about topics using these first paragraph. The spread of wildfire is a natural phenomena that occurs throughout the world and is especially common in forested areas of North America, Australia, and Europe. Locations that receive plenty of rainfall but also experience periods of intense heat or drought and particularly susceptible to wildfires. As plant matter dries out, it becomes brittle and highly flammable. In this way, many wildfires are seasonal, ignited by natural causes, most especially lightning. However, human carelessness and vandalism also count for thousands of wildfires around the globe each year. To gain a clear understanding of how wildfires spread, it is necessary to analyze what it takes to both create and control these fires. ओके नाइस, सो वी गोना गो अहेड। अब सबसे पहले हम ढूंढने जा रहे हैं बच्चों के इसका क्या है टॉपिक सेंटेंस। ओके, सो जो पहली लाइन होती है मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। जो पहली लाइन होती है वो मोस्टली टॉपिक सेंटेंस ही होती है। तो जो पहली लाइन जो टॉपिक सेंटेंस है वो कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन। The The spread of spread of wildfire wildfires is a natural phenomenon that occurs throughout the world and is especially common in the forested areas of the North America, Australia and Europe। यहाँ तक अगर आप देखते हैं ऊपर से लेके, तो यहाँ तक आपको मिल रही है ये वाली लाइन जो आप जिसे आप कह रहे हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, यानी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर नजम, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो बात हो रही है वो इसी टॉपिक के बारे में हो रही है कि स्प्रेड ऑफ वाइल्ड फायर एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा ही है, देखिए जरा तवज्जो करें। Yes, sir. ऐसा ही है ना? ओके फाइन। तो उसके बाद आपने ढूंढनी है डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक आप लोग मिलके ढूंढेंगे, प्लीज इसको पढ़ के मुझे बताइए। मैं अगर चलता हूं तो मैं लिखूंगा लोकेशंस रिसीव plenty of rainfall but the experience periods of the intense heat and drought are particularly susceptible to wildfires. As plant matters dry out it becomes brittle and highly flammable। यहाँ से मैं कहता हूँ कि शायद इसकी डेफिनेशन है कि जैसे प्लांट मैटर ड्राइज हो जाता है, प्लांट्स के जो मैटर्स रहते हैं जैसे छाल है जैसे छिलके हैं वो सूख जाते हैं, इट बिकम्स ब्रिटल, ये खस्ता खस्ता हो जाते हैं, एंड हाईली फ्लेमेबल और बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाले होते हैं। In this way, इस तरह many wildfires are seasonal, ignited by the natural causes and mostly lightning। अब यहाँ तक डिटेल आ जाएगी आगे, मगर एबल तक आपका फिक्रा बन जाता है जो कि आपको वहां पर बताना होता है। ठीक है, हेलो। Yes, sir. तो आपको समझ आ गई यहाँ तक? ये क्या है, इसकी डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक है। बच्चों बोलो क्या है डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। आपको definition of the Definition नेक्स्ट, of the topic. अब topic. नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है भला? ऑथर्स ओपिनियन। तो इस पूरे को पढ़ें, देखें ऑथर को ही अपना ओपिनियन बता रहा है। कहीं लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं नजर आ रहा है आपको? No, sir. कहीं नजर नहीं आ रहा, गुड। तो ऑथर का ओपिनियन इसमें नहीं दिया हुआ। तो अब बताइए ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज में आपको कौन कौन से इशारे मिल रहे हैं कि आपको अंदाजा हो कि नीचे वाले जो पैराग्राफ्स होंगे उनमें वो ये टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकता है, प्लीज वो बताइएगा, ट्राई कीजिए। Human carelessness and vandalism. वेरी गुड। ह्यूमन केयरलेसनेस और वेंडलिज्म के ऊपर हो सकता है वो नीचे वाले पूरे पैसेज में कोई पैराग्राफ दे दे। फहद आप बताइए आगे। Highly flammable or and हमने यहां से नीचे जाना है,
जो ये एंड वाली लाइन्स होती हैं इनके अंदर लिखा होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल and क्लूज especially होते हैं। lightning. अगली अगली बातें जी प्लीज। इन दिस वे मेनी वाइल्ड फायर्स आर Careless and सीजनल। vandalism. अच्छा, इसमें मुझे कोई मिल नहीं रही है वो वाली ऑथर्स ओपिनियन नहीं मिल रही। अलबत्ता ऑर्गेनाइजेशनल Authors क्लूज मिल opinion. रही है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज में केयरलेसनेस और वेंडलिज्म के ऊपर हो सकता है वो बात करें। ये हमारा गैस है, Yeah. ठीक है, कि केयरलेसनेस वेंडलिज्म पे बात हो सकती है, कि वो केयरलेसनेस और वेंडलिज्म पे बात करें। तो आपके पास एक तो ये आ गया पॉइंट। Create and control these fires. आगे हाँ, वही वेरी कह गुड सकते हैं. वेरी गुड, किधर गया? To gain सबसे end education में. how wildfire spread it is बहुत अच्छा। अब आगे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर कोई और नजर आ रही है? यहाँ पर हो सकता है कि नीचे आके वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज में वाइल्ड फायर स्प्रेड की बात करें कि वाइल्ड फायर्स फैलेंगी कैसे। फिर एनालाइज करें व्हाट इट टेक्स टू बोथ क्रिएट एंड कंट्रोल द फायर्स। फिर हो सकता है वो नीचे आके फायर को कंट्रोल कैसे होगा और उसे क्रिएट कैसे करेंगे। हो सकता है कि वो इस तरह की कोई बात समझाने की ट्राई करे हमें। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये जी हो जी. सकता है Yes, कि sir. वो इस तरह की बात हमें समझाए। नहीं, इन्हें भी कहना नहीं कुछ, ये मेरे दोस्त के बेटे हैं, वो खुद ही अपने पापा से बात कर लेना, ठीक है? उन्हें कहना प्लीज, ये अब तुम्हारे जिम्मे है, इन्होंने आपको नहीं कहना और हमारा भी अपने ख्याल रखना। ओके सो समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. गोना गो अहेड। अच्छा, बताइए जरा मुझे, आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज कौन कौन से मिले हैं? ये जिनको सर्कल्स किया हुआ है, बस यही बोल देने हैं। बोलिए प्लीज, दोनों बोले अपने अपने। Carelessness and हाँ, vandalism. ठीक है। Wildfires spread to both create and control these fires. हाँ जी, अब मुझे ना पढ़ के ना नजम आपने बताना है पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कि सर ये इसमें टॉपिक सेंटेंस है, ये इसमें डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक है, और ये जो है ना ये नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज है। So, ठीक इसी है, पैराग्राफ को नजम पढ़ के सुनाइए प्लीज आप। The spread of wildfire is natural phenomenon that occurs throughout the world and is especially common in forested areas of North America, Australia, and Europe. So this is topic sentence. As plant matter dries out, it becomes brittle and highly flammable. This is definition of topic. ठीक है, ओके सो Carelessness and ठीक है। vandalism. Wildfire spread to both create and control these fires. These are the organizational clues. गुड गुड गुड। सर वो ना वो साउंड्स की क्लास जो करवानी है वो फिर अरेंज कर दे, मैं इधर से कंप्लीट करके तो फिर आ जाता हूँ। ठीक है प्लीज, इस बच्चे को भी साथ ले जाएं। ओके फाइन, सो अब हम इसको अनडू करते हैं जो निशान लगे हैं, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल पैसेज टू लर्न। The term bird brain has long been common means of expressing doubts about the person's intelligence. ये पहली लाइन ना इस पैराग्राफ की हाँ जी, पैराग्राफ की टॉपिक लाइन है। समझ गए हो आप लोग? हेलो Yes, sir. भाई, ऊंची बोलना है जरा, मैंने आवाज तो आए आपकी, अगर आवाज ही नहीं आएगी तो फिर मैं खुश नहीं होऊंगा। Yes, sir. Okay, so in reality, birds may actually be a great deal more intelligent than humans have given them credit for. For a long time, scientists considered birds to be lesser intelligent because the caudal cerebral cortex, the part of the brain that humans and other animals use for intelligence, is relatively small in size. Now, scientists understand that the birds actually use a different part of their brain, the hyperstratum, for intelligence. Observations of different species
of birds, both in the wild and in the captivity, have shown a great deal of evidence of high levels of avian intelligence. जना पहला टॉपिक, पहली लाइन कौन सी है? ये अगर नहीं भी समझ आया तो फिर भी हम हल कर लेंगे, ये अब आपको बताना चाहता हूँ। पहली लाइन बच्चों कौन सी बनती है? शाबाश Topic sentence. term bird brain शाबाश, topic ये तो sentence. बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये तो उठाना भी चाहते हैं। और ये आ गया आपका टॉपिक सेंटेंस। अब हम आते हैं इसका, आपने की डेफिनेशन बताएं कौन सी लग रही है आपको, इसकी डेफिनेशन क्या है? शाबाश शाबाश, ऐसे ना कर लें फॉर अ लॉन्ग Scientist टाइम। considers. Yes, Consider Ayana the sir. birds with तो lesser intelligence because of the यहाँ से cerebral cerebral cortex. cortex तक है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी लिख लें तो स्मॉल साइज यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं ये समझने के लिए कि ये कितना जो है वो है अहम है। क्लियर? इसको नीचे से लेके ऊपर से यहाँ तक। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लूज प्लीज बताइएगा। ऑर्गेनाइज, हाँ जी। Observations of different species of birds observation देगा. हाँ जी, नाउ अंडरस्टैंड दैट द बर्ड्स एक्चुअली यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हो सकता है कि वो नीचे आने वाले पैसेज में ये बात करे कौन सा डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये वाला उसके नाम के ऊपर बात कर लेगा इंटेलिजेंस के लिए। हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की बात करे, हो सकता है कि द बोल वाइड एंड कैप्टिविटी की बात करे, हो सकता है कि जो पहले शो की गई है एविडेंस में वो एक्सप्लेन करे, और हाई लेवल ऑफ एवियन, एवियन का मतलब होता है फिजाई इंटेलिजेंस की बात हो रही हो। ठीक है? अच्छा, बुक में आपको ये सेंड कर चुका हूँ बच्चों। पहले आपने करना ये है कि ये वाला पैसेज और ये नीचे वाला पैसेज जो है ना, इसको आपने हल करना है घर से। और जो बुक आपको मैंने सेंड की हुई है उसके कोई जितने भी रीडिंग के लेसन्स हैं वो सारे के सारे सैंपल आंसर्स उसके पढ़ के रखने हैं आपने। ठीक है? हेलो? Yes sir. Yes sir. हाँ जी। तो इंशाल्लाह अब ये टाइम खत्म हो रहा है, फिर टुमारो दोबारा मिलते हैं और इससे आगे चलेंगे। यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है ये देखिए, या इसको पढ़ना है आपने, और इसके बाद जनाब आप चलेंगे नेक्स्ट की तरफ नीचे। What is that? Target 2. Target 2 है using the topic sentence to make predictions. Topic sentence को यूज करते हुए predictions कैसे बनती हैं, ये टारगेट आप पढ़ेंगे, टारगेट 2। और ये टारगेट 2 के क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। फिर यू विल लुक फॉर द टारगेट 3, लुकिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। स्पेसिफिक डिटेल्स को कैसे देखना है, यहाँ तक आपने पढ़ के रखना है, एंड तक, यहाँ तक। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे और आपके पीरियड्स बढ़ा देंगे। ठीक है जी? Okay sir. Sure ओके, thing. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। Okay. इसके टॉपिक सेंटेंसेस और वो सारे लिख के ना, हर एक का जो पैसेज आपको मिल रहे हैं, इन पैसेजेस का टॉपिक सेंटेंस लिख के और इसकी डेफिनेशन ऑफ टॉपिक लिख के पेज पे लिख के मुझे कल आपने शो करानी है। ठीक है? Sure. हेलो? Okay. ठीक है, तो कह दें मजे से प्लीज। Yes sir. Okay. ठीक है Okay ठीक sir. है जी. ओके, अस्सलाम Okay. वालेकुम, अल्लाह हाफिज, हैव ग्रेट टाइम, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।